वंदे मातरम दोस्तों, कैसे हैं आप। बायोग्राफी सीरीज़ जो है वो मैंने शुरू करी थी और आज के इस एपिसोड के अंदर उम्मीद है आपने फर्स्ट एपिसोड जो है वो देख लिया होगा। अब एपिसोड 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। एपिसोड 2 के अंदर मैं आपको एक मेजर चीज़ बताऊंगा जो आज मेरा वाक्षी प्रोजेक्ट है। इसके अंदर आपने जो भारत माता की जय, वंदे मातरम हमारा बोलना, राष्ट्रभक्ति मेरे अंदर आना, ये कहाँ से आनी शुरू हुई। हमारी माता जी ने हमें शुरू से अध्यात्म की तरफ तो डाला था, लेकिन जो मेरे अंदर देशभक्ति है या राष्ट्रभक्ति है, अगर उसका श्रेय किसी को जाता है तो वो जाता है एक संगठन को जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और आरएसएस से मेरा जुड़ना तभी हुआ था जब मैं यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंचा था। तो यूनिवर्सिटी का जो फर्स्ट ईयर था मुझे आज भी याद है। आज के इस एपिसोड में मैं आपको एक्चुअली क्या, जब हम बताना शुरू करते हैं ना तो उसके साथ श्रृंखला कुछ कुछ याद आती रहती है, ऐसे तो याद भी नहीं है, तो इसीलिए उसके साथ में आती हैं चीज़ें। तो बेसिकली आरएसएस से जो मेरा जुड़ना हुआ था, आप देख रहे हैं ना, आज आप जब भी मेरे प्रोजेक्ट के साथ में कभी भी वाक्षी के स्टोर में आए या आप मेरी वीडियोस भी देखते होंगे तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा रूपरेखा जो है, कई लोग कहते हैं कि आपकी हिंदी जो है वो ज़्यादा अच्छी है। वो हिंदी मेरी अच्छी इसीलिए है क्योंकि मैं संघ का जो है स्वयंसेवक हूँ, और जो हमारा देश के लिए सोचना, मेरे को आज भी याद है जब मैंने वाक्षी को शुरुआत की थी तो कई लोग बोल देते हैं केवल बोलने के लिए कि देश के लिए अच्छा करना है इसलिए मैं बिज़नेस कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स आप बिज़नेस कर रहे हो तो आप देश की भलाई कर ही रहे हो, लेकिन इसके अंदर जो दिल का जो एक मेजर हिस्सा है जो राष्ट्र के कल्याण की तरफ जाता है, उसको भावना को डालने वाला और उसको दिन प्रतिदिन उसको और ज़्यादा जो है चिंगारी देने वाला वो संघ ही रहा शुरू से। तो संघ से जो मेरा परिचय है वो हुआ मेरा फर्स्ट ईयर को ग्रेजुएशन में जब मैं रहा। और वो इसलिए, वो कैसे हुआ, क्योंकि जो संघ का कार्यालय था वो हिसार के अंदर कार्यालय था और उसमें प्रचारक होते हैं। जिन लोगों को नहीं पता वो बता दूं, प्रचारक का काम होता है जो संघ की विचारधारा है उसको लोगों तक पहुंचाना और अच्छे कार्यकर्ताओं को जोड़ना। क्योंकि हिसार के अंदर 2-3 यूनिवर्सिटीज़ थी तो वहाँ के प्रचारक का सबसे मेन फोकस होता था वहाँ की युवा शक्ति को जो है किसी तरीके से युवा शक्ति को जो है वहाँ पे जागृत किया जाए। और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो सबसे अच्छी चीज़ होती थी वो ये चीज़ कोशिश करते थे प्रचारक के उन लोगों से संपर्क बनाए जाएं जिनका यूनिवर्सिटी में इन्फ्लुएंस है। तो मैं तो यहाँ से गया था, दब्बू था, दब्बू से हीरो बनने की जो पहली कहानी मैंने बताई थी, तो जब रैगिंग के अंदर मैंने करा तो वो पहला नाम था जो मेरा यूनिवर्सिटी के अंदर प्रसिद्ध हुआ था। जाते ही जो मुझे सबसे पहला यूनिवर्सिटी के अंदर नाम मिला था डब्बू से हीरो बनने का, तो कहानी मैंने आपको गौड़ की कहानी से बताई, लेकिन जो मुझे सबसे पहला पब्लिसिटी स्टंट मिला था वो मिला था जब मैं यूनिवर्सिटी के अंदर गया था। तो जाने के बाद में हमारे वहाँ पे फेस्ट होते थे यूनिवर्सिटी में, और आप तो जानते हो जैसे आपने देखी होंगी बाकी वीडियोस में, मुझे डांस का, मिमिक्री का, एक्टिंग का, इनका ज़बरदस्त शौक था। और ज़बरदस्त शौक भी नहीं था, उसमें प्रतिभा भी मैं काफ़ी हद तक अर्जित कर चुका था। जब तक मैं स्कूल में था यहाँ पे 12th तक, तब तक आपको कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला था जहाँ आप अपनी प्रतिभा दिखा सकें। वो तो यूनिवर्सिटी बड़ी थी, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी जो हिसार की थी, वहाँ पे इतने डिपार्टमेंट्स थे, वहाँ पे युवाओं के बीच में था। तो वहाँ पे जब फेस्ट हुए तो फेस्ट के अंदर ऑडिशंस हुए, ऑडिशंस को मैं पास कर गया, और ऑडिशंस के बाद में जब कंपटीशन हुआ तो दैट वाज द फर्स्ट नाइट जिसके अंदर मैंने अपने सामने पहली बार 1000 से 1500 लोगों को प्रभावित करने की, मतलब मैंने कोशिश करी और मैं प्रभावित करने में कामयाब हो गया। वहाँ से पहली बार मुझे महसूस हुआ कि यार एक हीरो होना होता क्या है, जिसको मैं मुंबई के जो सपने देख रहा था। मैंने खुद के लिए चैलेंज लिया था कि अगर मैं यूनिवर्सिटी में आने का रीज़न ये था, मैं सुन चुका था कि यहाँ पे फेस्ट होते हैं, और मैंने ये चैलेंज लिया था कि अगर मैं इन फेस्ट के अंदर ही, ये जो यूनिवर्सिटी के 2000 लोग हैं, अगर इनको मैं अपना फ़ैन नहीं बना पा रहा हूँ तो मुंबई जाके लाखों करोड़ों लोगों को अपना फ़ैन क्या बनाऊँगा। और इसमें जो मुझे सबसे पहली कामयाबी मिली थी वो मुझे पहले साल के अंदर ही मिली थी। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टिल देन जिसने एक ही फेस्ट के अंदर कम से कम 2 या 3 अवार्ड्स खींचे थे। तो जाहिर सी बात है, जब आप मिमिक्री कर रहे हो उसमें स्किट होता था। स्किट आप जानते होंगे, स्किट जो हम करते हैं, है ना, ये नाट्य प्रस्तुति जो रहती है ना, तो इस तरह की स्किट होती थी। तो स्किट की प्रतिभा जब रही थी तो उस समय पे उस पर्टिकुलर फेस्ट के अंदर स्किट्स जो थी वो इतना काम नहीं कर पाई थी। तो मैंने अपना जो वहाँ पे ऑडिशन के अंदर जो दिया था, मैंने दिया था कि भैया मैं मिमिक्री करना चाहता हूँ। तो ऑडिशंस पास कर गया था, तो मुझे स्किट कैटेगरी के अंदर मिमिक्री के लिए अवार्ड मिला था, फर्स्ट अवार्ड। वो ट्रॉफ़ी आज भी है, बहुत अच्छी ट्रॉफ़ी मिली थी उस समय पे। और दूसरी बात, जब हमने डांस परफॉर्मेंस करी तो डांस के अंदर भी मेरे को फर्स्ट अवार्ड मिला था। तो एक ही रात में 2 कैटेगरीज़ के अंदर आपको फर्स्ट अवार्ड मिल गया और 1000 लोगों के सामने आपने जो अपनी प्रतिभा दिखाई। तो ये पहली चीज़ थी जो मुझे अपने अंदर के एक हीरोइक फैक्टर को जानने में मुझे महसूस हुई।
और उसी के बाद मैंने सिंसियरली जो एक एक्टिंग के लिए और जो अपने हुनर को निखारने की, जो प्रतिभा को निखारने की तैयारी थी, वो मैंने तभी शुरू करी थी उसके बाद में। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस फर्स्ट ईयर के अंदर रहा था, जिसमें फर्स्ट में एक रात के अंदर मैंने फेस्ट के अंदर 2 अवार्ड्स जीते थे। और उसको करने के बाद आप समझ सकते हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी मतलब क्या फ़ैन फॉलोइंग बनती है। और वो उम्र भी ऐसी होती है कि भैया लड़कियां भी आपसे बात करना चाहती हैं एंड एवरीथिंग इज़ गुड एंड वाज गोइंग गुड। तो ये एक चीज़ रही थी। अब ये फेस्ट की बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज जब मैंने फेस्ट के अंदर वहाँ पे परफॉर्म किया तो वहाँ पे जो संघ के प्रचारक थे वो भी उसके अंदर जो थे मौजूद थे। आज भी मुझे याद है, उनका नाम सुभाष जी है। उनसे मिलना कभी उसके बाद नहीं हुआ, कहीं होंगे आज भी, कहीं ना कहीं संघ से जुड़े होंगे। संघ का स्वयंसेवक कहीं इधर उधर जाता नहीं है ज़्यादा, 2-4 साल के लिए जाते हैं फिर दोबारा जुड़ जाते हैं। तो उन्होंने वहाँ पे देखा, उनको देखने के बाद में जो है, बल्कि पवन जी और सुभाष जी, पवन जी वहीं पे यूनिवर्सिटी के अंदर जो थे, ही वॉज स्टडिंग मास कम्युनिकेशन। आज भी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे गाइड हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं वो, और सीनियर थे उस समय पे। तो उन्होंने मास कम्युनिकेशन में जाना, यार ये व्यक्ति जो है ये अच्छा है। उन्होंने उससे बातचीत करी, उनको लगा यार व्यक्ति जो है वो राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति कुछ भावनाएं इसकी ठीक है। और वहाँ से सुभाष जी और मुझे पवन जी ने जो है अपने संघ के अंदर जो है विचारधारा में डालना शुरू करा। तो हमने यूनिवर्सिटी के अंदर शाखा लगानी शुरू करी और वहाँ से मेरा संघ से जो है जुड़ना शुरू हुआ। संघ के साथ में मैं बहुत बचपन में जुड़ा था कभी, लेकिन वो मुझे याद नहीं था। वो मैं जब यूनिवर्सिटी में हो गए 1-2 साल तब याद करने में आया, अरे भाई मैं तो बचपन में भी 1-2 बार जो था वो संघ से जुड़ा हूँ। मैं आपको बता दूँ, मेरे घर वालों ने कभी सपोर्ट नहीं किया मेरा संघ से जुड़ने का। उनका ये मानना था कि अगर तुम आरएसएस से जुड़ोगे तो तुम हिंदू कट्टरवादी हो जाओगे। और मैं आपको सच बताऊं, कट्टर में आज तक नहीं हो पाया। ऐसी विचारधारा थी उस समय पे, मैं केवल बता रहा हूँ। आज तो हम जो हिंदू होने पे अपने गर्व महसूस करते हैं, श्री राम की जय बोलने में कर रहे हैं। आप सोचिए, हमारे खुद के घरों के अंदर हमें मना किया जाता था कि भैया आप जाके ये जय श्री राम बोलो और ये शाखा वगैरह जाओ, छोड़ो ये सब कुछ, तुम अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। दिस वॉज द काइंड ऑफ एटीट्यूड जो उस समय पे सोसाइटी का था। सोचकर अचंभा होता है, हैरानी होती है। बट 2004-5 के बजे टाइम के समय की बात है। तो संघ से मेरा जुड़ना उस समय पे हुआ था। बहुत अच्छा कार्यालय था उनका वहाँ पे। अच्छा का मतलब वैभवशाली नहीं था। मेरे जीवन के अंदर जो ये आज देख रहे हैं ना, वाक्षी जो है आडंबर और वैभव की तरफ नहीं जाती और केवल इस चीज़ पे फोकस करती है कि भैया हमें काम अच्छा करना है, मतलब है ना, स्वच्छता से करना है, अच्छे से करना है, अच्छा खिलाना है। आडंबर में दिखे, बहुत बड़ा दिखे, ऐसा दिखे, वो नहीं आए। इसके अंदर कहीं ना कहीं संघ का बहुत बड़ा रोल है, आरएसएस का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि आरएसएस ने मुझे सिखाया कि आप अपने जीवन को 2 कुर्तों के साथ में, कुर्ते रखो, मेहनत करके उनको धो, अच्छे से पहनो, सुख शांति से पहनो। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 10-15 कुर्ते हों। तो कम के अंदर जीवन कैसे अच्छा जीना होता है, ये मुझे संघ ने ही सिखाया है। आगे आगे और बताऊंगा आपको संघ से। और अपने बच्चों को मैं ये ज़रूर कहूँगा आपको कि आप अपने बच्चों को संघ के साथ जोड़िए। संघ के अंदर इतने बेहतरीन बुद्धिजीवी आपको मिलेंगे। मैं आपको ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जिस वक्त आपके बच्चों को लग जाए कि उन्होंने जीवन में बहुत पढ़ाई कर ली है, बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया है, जब वो संघ के स्वयंसेवकों के द्वारा लिखी गई किताबों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। मुझे तो किताबें पढ़ने का शौक़ ज़्यादा नहीं है, मैं तो यूट्यूब वगैरह से ज़्यादा सुनकर या देखकर ज्ञान लेना ज़्यादा पसंद करता हूँ, या लोगों के साथ बैठकर ज्ञान लेना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो किताबें मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं। हालांकि पढ़ी हैं मैंने किताबें पहले, लेकिन अब ज़्यादा नहीं पढ़ता। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आप उन लोगों की लिखी हुई किताबें जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत दर्शन अगर किसी ने समझने में और उनको किताबों में उतारने की कोशिश की है तो संघ के स्वयंसेवक आपको सबसे ऊपर मिलेंगे। उनमें बहुत बहुत बेहतरीन लोग हैं। ये हमारे समाज की दिक्कत है कि जो अच्छे लोग होते हैं उनके बारे में ज़्यादा सुनने को नहीं मिलता, और जिनके बारे में सुनने को मिल रहा है वो ज़्यादा गुणवत्ता के अंदर अच्छे नहीं होते। लेकिन ये चीज़ सीखने को मिली। कहीं पर भी आप खड़े हो जाएं और बोल दें जोर से जय श्री राम और पूरी दुनिया कांप जाए, ये मुझे संघ ने सिखाया। संघ ने मुझे शेर की तरह गर्जन करना सिखाया। संघ ने मुझे अपने मूल्यों के ऊपर टिके रहना सिखाया। संघ ने ये सिखाया मुझे, मैं अभी आपको बताऊंगा, ये तो लड़ाई झगड़े में पहला साल था। हर साल लड़ाई झगड़े हुए, चारों साल लड़ाई झगड़े हुए हैं। शायद 2-3 लड़ाइयाँ हुई हैं अच्छी खासी मेरी। अभी जब आगे बताऊंगा और मज़ेदार आपको लगेगा। अगली लड़ाइयाँ तो इससे भी ज़्यादा खतरनाक और बेहतरीन है, मज़ा आ जाएगा रोमांच सुन के आपको। ऐसे ही नहीं वरुण कुमार निकल कर आए आपके सामने। तो अजीब बढ़िया बेहतरीन चीज़ें हुई है ना। तो इसमें तो संघ से मेरा ये जो है ये नाता है। तो इसीलिए जो जब हम इसमें आए थे तो वो आपको एक छवि जो है अंदर स्वयंसेवक की दिखेगी। हमें तो हमेशा ये लगता है कि संघ ने इतना सब कुछ, इतनी काबिलियत हमारे अंदर भरी है। मेरा आज भी ये मानना है कि आप MBA करते हो
और आप संघ के अंदर ज्वाइन करते हो तो संघ अपने आप आपको लीडरशिप के स्किल्स सिखा देता है, नेतृत्व करने की भावना आपके अंदर सिखा देता है। आज अगर आपको लगता है कि मैं नेतृत्व कर पा रहा हूँ 11 लोगों का, उसमें कहीं ना कहीं संघ की सबसे ज़्यादा अहम भूमिका है। मैंने कोई MBA नहीं करी, मैंने कुछ नहीं करी। जब मैं अपना स्टोर शुरू करा था बहुत लोगों ने ये पूछा हमसे, आपने तो MBA की हुई है। मैं जब जॉब करने गया, GSK के अंदर मैं जॉब करता था, धीरे धीरे बताऊँगा आपको, तो मैंने 7 साल वहाँ पर सेल्स एंड मार्केटिंग में जॉब की थी। एंड एवरीबडी वॉज यूज टू थिंक यार इस बंदे ने MBA की वो है, और मैं सबको बोलता था MBA नहीं की हुई। जब MBA नहीं की हुई तो नेतृत्व की इतनी ज़बरदस्त क्षमता आपके अंदर कैसे आई है, वो संघ की देन है। तो मैं यही कहता हूँ कि बहुत लोग अपने बच्चों को संघ में इसलिए नहीं भेजते, अरे भाई वहाँ जाके मिलेगा क्या। आपको एक अंदाज़ा भी नहीं होगा कि संघ आपके अंदर इतने गुण भर देता है, जिन गुणों के आधार पर आप पूरे अपना एक संसार का निर्माण कर सकते हैं। और चाहिए क्या, काबिलियत ही तो चाहिए। वो काबिलियत भरने के अंदर इस समय दुनिया के सबसे बेहतरीन संगठनों में से एक है। तो इसलिए हम तो गुरु मानते हैं संघ को नहीं, हमें तो भगवा ध्वज को गुरु मानना है। लेकिन संघ जो है वो संगठन बनाया गया है। कोटि कोटि नमन डॉक्टर हेडगेवार को और गुरुजी को, जो लोग संघ से जानते हैं, कि उन्होंने इसको इतना त्याग और समर्पण देके, हज़ारों कार्यकर्ताओं ने अपना समर्पण देके, त्याग देकर इतना निस्वार्थ भाव से करने वाला कार्य जो है बताया। बहुत लोग होंगे जिनको आपत्ति होगी, जो कहेंगे संघ में ये बुराई है। ऑफकोर्स बुराइयाँ हैं, परफेक्ट कौन होता है, कोई भी नहीं है। लेकिन एक विचारधारा होती है, तो विचारधारा निस्वार्थ थी, इसीलिए आज तक चल भी पा रहा है। और आज भारत को नई दिशा देने में संघ का ही 99% काम है। जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं, जो देश को नई रूप दे रहे हैं, वो कौन है, वो संघ से ही तो निकले हुए हैं। तो ये बात, तो ये मेरी RSS से जुड़ने की जो मेरी पहली साल की कहानी रही, किस तरह से जुड़ाव हुआ, वो एक रीज़न था कि किस तरीके से हम काम करते थे। और दूसरा मैंने आपको बताया कि मेरे जो हीरो बनने का पहला फील था वो मेरे को फेस्ट से जो था वो पता चला। तीसरी चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा, फर्स्ट ईयर में जो महसूस हुई, वो हुई मेरे अहम को डेंट मारने की। और अहम को डेंट मारने की जो मेरी प्रक्रिया शुरू हुई, वो इस तरह से हुई। जब मैं यहाँ से गया था अपनी 12th को टॉप करके, तो मेरे 82% जो थे वो मार्क्स आए थे। तो 82, जब मैं यूनिवर्सिटी में पहुँचा और B.Pharma शुरू करी, तो आई वॉज द टॉपर, क्योंकि 82% 12th में किसी के नहीं आए थे। और दूसरा जो मेरे एक बंधु थे, वो भी, उनसे भी लड़ाई झगड़े हुए, बाद में अच्छे मित्र बने, ठीक मित्र बने। तो उस समय पे मेरा एक जो था प्रतिद्वंदी आप कह सकते हैं, वो नरेंद्र नाम से एक भाई थे, क्लासमेट थे। तो मैं 12th के अंदर टॉप करके गया था 82%। तो जाहिर सी बात है, जब क्लास के अंदर आपसे पूछा गया कि भैया 12th में सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसके आए, तो मैं खड़ा हुआ जब 82% के साथ खड़ा हुआ, और उसके जस्ट बाद पूछा गया, अच्छा जो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, इसमें टॉप आप में से किसने किया, तो नरेंद्र खड़े हुए थे। और ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2 लोगों के बीच में अगले 2-3 साल तक अच्छा खासा, बिकॉज़ मैंने तो प्रतिद्वंदी के रूप में नहीं देखा था, बिकॉज़ मेरा काम अपने काम पे फोकस करना है, मेरा फोकस ही मुंबई जाना और ये सब कुछ करने में था। लेकिन कहीं ना कहीं नरेंद्र को ये लगा कि ये व्यक्ति प्रतिद्वंदी है, और उनको ये महसूस, मेरे को जहाँ तक लगता है, वो तब हुआ पहले जब हम दोनों क्लास के अंदर खड़े हुए तो दोनों टॉपर्स थे। फिर जब मैंने फेस्ट के अंदर जब 2 अवार्ड्स जीत लिए, तो कहीं ना कहीं एक लगा उनको भी कि भैया ये व्यक्ति जो है, और फिर फेस्ट के अंदर जीतने का मतलब अवार्ड्स के लड़कियों का, क्लास के अंदर गिनी चुनी B.Pharma में 6-7 लड़कियां होती हैं, वो भी अगर आपकी फ़ैन हो और आपके साथ बैठना पसंद करें, और ऊपर से आपकी सोच अच्छी है, आप टॉपर हो, पढ़ाई लिखाई करने वाले व्यक्ति हो, अच्छे घर के व्यक्ति हो, तो लड़कियां आपके पास में ज़्यादा बैठेंगी। तो ये जो चीज़ थी, कहीं ना कहीं उनकी ईगो पे डेंट मार रही थी। तो इसको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, उनके साथ में आगे चलकर कहाँ पर किस तरीके से द्वंद्व पैदा हुआ, और भयंकर द्वंद्व पैदा हुआ, मज़ेदार द्वंद्व पैदा हुआ, वो भी आप जानेंगे तो मज़ा आएगा। लेकिन शुरू के अंदर मैंने रूपरेखा में बताई, तो नरेंद्र के साथ में ये चीज़ रही हमारी। और जब वो रहा, तो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि मेरे अहम को चोट कैसे लगी। अहम ये था, मुझे ये लगता था कि यार ठीक है यार, टॉपर हूँ तो टॉप करना तो बचपन से काम था। हम तो 95% 94% लाने वाले लोग थे। 10th और 12th का भी बताऊँगा, अगली वीडियो में बताऊँगा, चलो इसी में बता देता हूँ। 10th और 12th के अंदर भी जो मेरे मार्क्स जो थे वो कम आए थे। 10th के अंदर जो था, मेरे अहम को एक बहुत बड़ी चोट लगी थी। वो इस तरीके से लगी थी, मैं आपको बता दूँ कि जब हम टॉपर थे 10th तक मेरे 95-96% आते थे, और 10th के अंदर जो था, हमने मैथ की पढ़ाई करी थी, मैं और मेरा एक मित्र थे, और हम मैथ और गणित के अंदर इतने ज़बरदस्त पारंगत हो गए थे कि हम NCERT छोड़ो, उस समय पे शायद S चांद की एक किताब आती थी, इतनी मोटी किताब थी, पूरा साल पढ़ाई कर करके हमने मैथ को चाट डाला था। 10वीं की बात बता रहा हूँ मैं, 10th की बात बता रहा हूँ। तो जब 10th की बात मैं बता रहा हूँ, उसके साथ में ये लिंक कैसे होगा, उसको थोड़ा सा आप शायद अभी थोड़ा समझ जाएंगे 10-12 मिनट के बाद में। तो 10th के अंदर क्या हुआ था कि जब मैं 10th के बोर्ड्स के अपने एग्ज़ाम देने वाला था, मज़ा आएगा समझ के, तो उसके अंदर क्या था कि मैथ
मैं इतनी बार कर चुका था। प्री बोर्ड के अंदर हम 98-99%, मैं और मेरा मित्र दोनों पढ़ाई करते थे एक साथ बैठ के, और हमने 97% 98% प्री बोर्ड के अंदर तोड़ दिए थे। मतलब हमने 100 में से 98 नंबर आने, 99 नंबर आ रहे। उससे पहले कभी जीवन में ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से इतनी हमने मार खाई नहीं थी जितनी अब की बार हम खाने वाले थे। हम क्या, वो तो भाई निकल गया था, वो ज़्यादा अच्छा होशियार था मुझसे। मैं ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मार खा गया। तो प्री बोर्ड के अंदर जब 99 आ गए, मुझे लगा बोर्ड्स के अंदर सारे एग्जाम्स जो है मैं सारे पेपर कर लूँगा, मैथ के अंदर तो कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आपने पूरा साल पढ़ाई करी है। और वही हुआ, बोर्ड्स का जब एग्जाम हुआ तो मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने कहा यार इसमें क्या पढ़ूँ, सारे क्वेश्चन तो मुझे आते हैं, सारे आंसर्स आते हैं। मुझे ये तक पता था बोर्ड्स में जो पेपर में आएगा वो सब कुछ मैं क्लियर कर दूंगा, तो आप पढ़ाई क्या करोगे। तो जब मैथ का पेपर मेरा बोर्ड्स का था 10th के अंदर, तो मैं स्वच्छंद घूम रहा था, इधर उधर घूम रहा था आराम से कि भैया कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सब पढ़ चुके, पूरा साल पढ़ लिए, प्री बोर्ड में 98-99 नंबर आए हुए, और क्या चाहिए, फोड़ जाएंगे पेपर हम। इसमें तो तय ही है कि आपके 100 में से 95 से ऊपर आएंगे, इतना बहुत है। जब मैं मैथ का एग्ज़ाम देने बैठा बोर्ड्स के अंदर, तो जब मैं बैठा भी हूँ तो मैं ये कह रहा हूँ अरे यार ये क्वेश्चन, ये तो लो यार, अरे ये क्वेश्चन यार ख़त्म करो यार। और ऐसा करके जो 3 घंटे का पेपर था वो 2 घंटे में करके मैंने ख़त्म कर दिया उस समय पे। और 2 घंटे का करने के बाद मैं आराम से, मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंट था कि मैंने जब वो पेपर जब कर लिया, तो नॉर्मली क्या होता है, आप पेपर देने के बाद में रिवाइज़ करते हो कि एक बार चेक करते हो कि आपने पेपर ठीक किया है कि नहीं किया। मैंने कहा इसको क्या चेक करूँ, पूरा साल तो मैंने पढ़ाई करी है, क्वेश्चन मुझे पता है क्या है, आंसर तक मुझे पता थे। बोर्ड्स के अंदर इतना हमने उसको पढ़ लिया था कि मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन देख के पता था इसका आंसर क्या निकलेगा। इतनी तक हमने उसके अंदर से वो मतलब मैंने कर ली थी उसमें तैयारी। तो ये सब कुछ करके जब हो गया, तो वो मैं एग्ज़ाम सेंटर से जब बाहर निकला, तो बाहर निकला और बड़े आराम से चौड़े में बाहर आए, तो 1-2 मित्र आए, वो कहते यार वरुण तू तो यार, तुमने तो तैयारी कर रखी है, तूने तो प्री बोर्ड में भी 98-99 नंबर लिए हैं, और तू तो बोर्ड्स के अंदर भी जो है कमाल कराएगा। मैंने कहा यार ठीक है, मैथ में आ जाएंगे यार, बाकी सब्जेक्ट्स का देखना था, उसमें कुछ आ जाते, मैथ तो आसान है। इतने में मेरे एक मित्र ने मुझे बोला कि यार वो तो बात ठीक है, लेकिन ये यार ये वाला क्वेश्चन था, एक x+1/x था, इसका आंसर क्या लिखा। तो मैंने जब ये सुना, तो मैंने सुनने के बाद कहा अरे क्या तेरा सेट अलग आया है क्या भाई, वहाँ ABC का अलग सेट है क्या, ये वाला तो क्वेश्चन ही नहीं आया था। तो उसने बोला नहीं भाई ये तो क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने कहा कौन सा सेट है तेरा, कहता ए। मैंने कहा भाई ये तो मेरा भी था, दिखाओ क्वेश्चन कौन सा है। तो उसने क्वेश्चन दिखाया। तो हुआ उसके अंदर मामला ये था, जो शायद प्री बोर्ड्स के अंदर इसकी तैयारी नहीं कराई जाती लेकिन बोर्ड्स में हुई थी। वो क्या होता है कि उसमें एक क्वेश्चन आया और एक ही क्वेश्चन के 2 पार्ट्स थे, ए और बी। तो नॉर्मली क्या है, जब आप ओवर कॉन्फिडेंस में देख रहे हो कि 16 नंबर के आगे ए लिखा है, ए तो आपने ध्यान ही नहीं दिया, एक क्वेश्चन दिया उसको सॉल्व करके आगे, बट ए एंड बी, एक उसका बी पार्ट भी होता है। दूसरी बात, बोर्ड्स के एग्जाम के अंदर एक खास बात होती है कि उसमें पहले अंग्रेजी में लिखा होता है, फिर हिंदी में लिखा होता है, फिर हो सकता है कि ब्लाइंड कैंडिडेट्स के लिए भी लिखा हो। तो इस तरीके से 3 श्रेणियां होती है। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे 6 देखकर, आपको लगेगा कि ब्लाइंड कैंडिडेट वाला, हिंदी वाला, इंग्लिश छोड़ दो। यानी कि मैंने एक क्वेश्चन का ए पार्ट तो सॉल्व कर दिया, बी क्वेश्चन का क्वेश्चन ही नहीं देखा, उसको सॉल्व ही नहीं किया। जैसे मैंने ये देखा, मैंने कहा भाई यार 2 नंबर गए, वो 2 नंबर का पार्ट था, 4 नंबर का क्वेश्चन हुआ। तो मैंने कहा अरे यार ये तो गलती हो गई यार, 100 में से 2 नंबर जो है चले गए, 98 नंबर आएंगे मेरे। बाकी तो मुझे पता था कि मैं सारे आंसर सही करके आया हूँ। तो कहता ठीक है जी। फिर उसके बाद में उसने एक क्वेश्चन पूछा, वो किस वजह से छूट गया, ब्लाइंड कैंडिडेट्स के चक्कर में छूट गया। उसमें ये लिखा हुआ था कि यहाँ से क्वेश्चन है, वो अगले पेज के ऊपर कंटिन्यू हो रहा था, ब्लाइंड कैंडिडेट्स लिखा आ रहा था, उसके बीच में एक सीरीज थी। अब मेरा माथा ठनका, मैंने कहा भाई यार ये तो एक बार क्वेश्चन पेपर जो है सीरियसली देखना पड़ेगा। ये तो ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में मैंने कहीं काफ़ी सेक्शंस हैं जो छोड़ दिए, ये 10th की बात बता रहा हूँ। और फिर जब मैंने उसको पेपर को सावधानी से देखना शुरू करा, उसके साथ बैठ के मैंने उसको बिठा लिया, मैंने कहा भैया एक एक चीज़ बता क्या है। उस पेपर को सावधानी से देखा, जो क्वेश्चन पेपर था, कि मैं इसमें से क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करके आया हूँ। और जब मैं आते हुए आराम से बस में बैठकर देख रहा था, मुझे मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा जब मुझे पता चला कि ओवर कॉन्फिडेंस में आपको पता था कि उस पेपर के अंदर 25 क्वेश्चंस आने हैं, लेकिन आप उसमें करके ही 24 क्वेश्चंस आए। 25वां जो क्वेश्चन था उसके अंदर, जैसे पेपर होता है तो स्टेपल होता है, तो अगले पेज के अंदर 25 नंबर जो था वो स्टेपल के नीचे कवर्ड था। और क्योंकि आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे कि आपने रिवाइज तक करने की उसके अंदर जो है कोशिश नहीं करी, आपने 24 के बाद में आपने पेपर को कंप्लीट कर दिया। आपको महसूस ही नहीं हुआ कि इसमें 25 है। और सबसे बड़ी मूर्खता की बात, मेरे को ज़िंदगी में पहली बार पता चला कि ओवर कॉन्फिडेंस आपकी बुद्धि को किस हद तक हर लेता है। मैं पेपर हॉल में 2 घंटे करने के बाद ये सोच रहा हूँ कि यार इन लोगों ने 24 क्वेश्चन क्यों दिए, जबकि मुझे पहले पता था कि इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं। 24 क्वेश्चन क्यों दिए? हो सकता है बोर्ड वालों से गलती हुई हो या उन्होंने 24 क्वेश्चन भेजे हो, कोई बात नहीं।
तो आप सोचिए ओवर कॉन्फिडेंस आपकी बुद्धि को कितना हर लेता है। 25वां क्वेश्चन उस समय 6 नंबर का था, यानी कि जब तक मैं अपनी बस के अंदर बैठा था तब तक मैं कुल कैलकुलेट करके 12 से 15 नंबर के तो केवल क्वेश्चंस ही छोड़ के आ गया था, जिनको मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया था। जिस पेपर में मैं 98 99 नंबर सोच रहा था, उसके अंदर मेरी कैलकुलेशन के आधार पर ही 82 नंबर आ गए थे, जिनको मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया था। और अब उसके बाद में मुझे इतना अंदाज़ा हो गया था कि जब ओवर कॉन्फिडेंस में मेरे दिमागी हालत इतनी ख़राब थी, तो भैया जो क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए होंगे और जिनके आंसर्स आपने निकाले होंगे, उनमें भी गलती होने का पूरा पूरा डर है। और जब रिज़ल्ट आया तो वही हुआ, जिस पेपर में मेरे 98 99 नंबर आने चाहिए थे, उसमें मेरे नंबर आए 70। और उस पूरे एग्ज़ाम से सीखने को ये मिला, उस समय पे मेरा जो सबसे कमज़ोर सब्जेक्ट था वो था मेरा जो शायद 10th के अंदर था, जहाँ तक मुझे ध्यान में आ रहा है। और एक सब्जेक्ट नहीं, वो तो मैथ ही था, वो 12th के अंदर मेरा अलग से हुआ था। तो 10th के अंदर जो था वो मैथ की, केवल मैथ की गलती के कारण जो मेरी परसेंटेज 90% से ऊपर जानी चाहिए थी, वो मेरी पहुंची तकरीबन 82%। और बिकॉज आई वॉज अमंग्स द टॉपर ऑफ द क्लास, तो मेरी क्लास के टॉपर्स के ग्रुप में जो हम 6 लोग थे, उसमें सबसे कम स्कोर मेरा आया, जबकि मैं उस ग्रुप में चौथे नंबर पे था। तो बोर्ड्स के एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बाद मैं छठे नंबर पे था, और जो छठे नंबर पे भाई था वो इतना खुश था बिकॉज उसने सिंसियरली पढ़ाई करी थी, तो उसके 85% के आसपास में आए थे, और वो हमारे 6 लोगों के ग्रुप में था, चौथे 5वें नंबर में था। वो चीज़ मुझे अभी भी याद है। मैं कमरे में बैठा था, रोया तो नहीं था, बट दिस वॉज द बिगेस्ट लर्निंग। वो मेरी पहली एक बहुत अहम और बहुत बड़ी लर्निंग में से एक थी, जिसमें मैंने समझा था कि भैया ओवर कॉन्फिडेंस का डेंट क्या होता है। और ये 10th के अंदर मैंने समझा था। तो 10th में जब मैंने समझा तो 12th के अंदर, और मुझे मैथ से इतनी नफरत हो गई थी कि सिर्फ इसी चीज़ के पीछे, दिस वाज वन ऑफ द मेन रीजंस कि मैंने उसके बाद में जो हमारे 6 लोगों का ग्रुप था, उसमें से 5 लोगों ने उसके बाद में इंजीनियरिंग ली थी, यानी PCM ली थी, बट मैंने PCB ली, बायोलॉजी को चुना। वो इसलिए कि जिस मैथ के अंदर मैं सबसे बड़ा एक्सपर्ट था 10th में, उस मैथ से मुझे इतनी नफरत हो गई कि आज के बाद इस सब्जेक्ट को मैं छूँगा नहीं, और मैंने PCB लेकर अपना आगे करियर बनाया। और अब आते हैं वापस यूनिवर्सिटी के लेवल पे। तो जब यूनिवर्सिटी के अंदर ये चीज़ चल रही थी, तो 82% के साथ जब मैं टॉपर था, तो टॉपर होने के बाद में मुझे ये जुनून था कि भैया मुझे ये जो है यहाँ पर अपनी टॉपर पोजीशन जो है वो बनाकर रखनी है। और वहाँ पर हमसे यूनिवर्सिटी के अंदर जब मैं पहुँचा था, तो वहाँ पर मुझसे जो, अब एक चीज़ बताता हूँ, नया एक्सपीरियंस है ये, तो आपने 10th में समझा जो मुझे सीखने को मिला, और वो देखिए आपके दिमाग में याद होता है, तो ये एक रीज़न है कि आज तक मैं उसमें फिर ओवर कॉन्फिडेंस जो है, मैं अपने मन की भावनाओं को समझ जाता हूँ। तो तब से वो सीखी हुई सीख, वो कहते हैं ना, दूध का जला हुआ जो है वो छाछ को भी फूक फूक के पीता है। तो जब भी बच्चों से ऐसा कुछ हो, तो उनको ये ज़रूर समझाएं कि भैया ये दूध से आप जले हो, ये आपको बहुत आगे तक मदद करेगा, क्योंकि लेसन कितना बड़ा सीखा था 10th के अंदर हमने। और फिर जब मैं यूनिवर्सिटी में आया, तो यूनिवर्सिटी के अंदर जब मैं टॉपर था, तो जाहिर सी बात है मुझे ये था कि भैया मुझे अपना टॉपर रैंक जो है मेंटेन करना है। और अभी तक जो पढ़ाई हमारी 12वीं तक हुई थी, उसके अंदर हमने यही सीखा था, जितना पढ़ोगे उतना अच्छा एक्सेल करोगे। ये पढ़ाई का नियम था जो हमने बचपन से लेकर 12th तक सीखा था। यूनिवर्सिटी में जाकर ये नियम बदलने वाला था। और अब यूनिवर्सिटी के अंदर बताता हूँ पहले 6 महीने में क्या हुआ। तो जब मैं 82% पे था, तो जाहिर सी बात है बुक्स थी, और बुक्स लेने गए तो हर बार की आदत 12th तक जो रही थी, भैया दे दो बुक्स, दे दो बुक्स। इतनी मोटी मोटी, इतनी मोटी मोटी बुक्स, और ये हम सोच के हैरान कि भैया इनको पढ़ेगा कौन, कितना पढ़ेगा। लेकिन ठीक है, पढ़ना शुरू कर रहे हैं और कर रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। तो जो पहला ईयर था उसके अंदर पढ़ाई करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये पढ़ाई है किस चीज़ की। आप बी फार्मेसी में हो, बी फार्मेसी में मुझे याद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा एक सब्जेक्ट होता था, एंड दैट वाज प्रिटी कॉम्प्लिकेटेड। वो अजीब था, और इतनी मोटी बुक थी। मैं ये सोच के हैरान था, एक साल में हम इस किताब को कंप्लीट कैसे करेंगे, क्योंकि जो टीचर पढ़ाने वाला है, वो टीचर पढ़ाने के अंदर फोकस ही नहीं कर रहा है। जो हमारे टीचर्स थे यूनिवर्सिटी के अंदर, उनकी बिल्कुल भी ये इच्छा नहीं थी कि हमें बच्चों को पढ़ाकर इनको कुछ इसमें से सिखाना है या समझाना है। तो मैं दो तरीके से कंफ्यूज था। एक तो मुझे ये था कि मेरे को अपनी 82% के अंदर टॉपर की पोजीशन को मेंटेन करना है। मेंटेन करने के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी है, और मोटी से मोटी बुक को जो है सॉल्व करना है। और दूसरी चीज़ मैं ये कह रहा था कि ये यूनिवर्सिटी के अंदर जो ये टीचर्स आ रहे हैं, दे जस्ट वेस्टिंग माई टाइम, क्योंकि वो आते हैं, बोर्ड पे लिखते हैं, ना तो उनका इंटरेस्ट है कि हम कुछ सीखें, ना बच्चे को कोई ऐसा इंटरेस्ट है यहाँ पे सीखे। तो ये पढ़ाई के नाम पे हो क्या रहा है। वो तो एक, मैं ये सोचता था अच्छी बात है कि मुझे मुंबई जाना और कुछ करना है, बट दैट डजंट मीन कि मैं फेल होके जाऊँ।
क्योंकि फेल होना आज तक 12वीं तक सीखा ही नहीं था। हालांकि घर वालों का डर वर कुछ नहीं था, अब तो मैं स्वच्छंद घूम रहा था, लेकिन फिर भी पढ़ाई तो करनी थी। और जब मैं पढ़ाई करने लगा तो अब यहाँ पे चेंज ऑफ अप्रोच आया, पढ़ाई करने के नए तरीके को हमने समझा। वो कैसे समझा वो बताता हूँ। तो जो बाकी लोग थे उनके पढ़ाई करने का तरीका ये होता था कि वो सीनियर्स के पास जाते थे, वो पूछते थे भाई साहब कैसे पढ़ाई करनी है बता दो। और मुझ में ईगो थी, ईगो भी थी, ये भी था कि मैं तो टॉपर हूँ, और ये भी लगता था कि यार सीनियर्स के पास जाने से क्या होगा, टीचर पढ़ाने वाले हैं, पढ़ना हमने है, इसमें सीनियर्स क्या करेंगे। तो मेरे जो दोस्त लोग थे जो जब सीनियर्स के पास जाते थे तो वहाँ से क्वेश्चन पूछ के आ जाते थे, वो उनको बता देते इस तरह के क्वेश्चन थे। मैंने कहा नहीं भैया, हम तो शराफत से पढ़ाई करेंगे, हम अपनी पढ़ाई करेंगे। और मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इतनी मोटी किताब जो थी उसको पढ़ना सब कुछ शुरू करा और बढ़िया से करा। 6 महीने बाद जब हमारा पहला सेमेस्टर आया तब उसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स हमारे क्लियर हुए, और मैंने सबसे ज़्यादा जो सब्जेक्ट पढ़ा था वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था। ज़िंदगी में पहली बार मैं एक सब्जेक्ट में फेल हुआ, और वो फेल होने वाला सब्जेक्ट था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। द्वंद्व को समझिए। 6 महीने तक उस क्लास में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पढ़ाई किस बंदे ने करी? मैंने। बाकी लोगों ने तो पढ़ाई भी नहीं करी थी, वो तो सीनियर्स के पास जाके क्वेश्चन जान के आ गए थे। सबसे ज़्यादा पढ़ाई किसने करी? मैंने। और बाकी मैक्सिमम लोग पास, जो फेल हुआ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो कौन? मैं। तो मेरा दिमाग इतना ज़्यादा घूम गया, मुझे ये समझ में ही नहीं आया कि यार यूनिवर्सिटी में हो क्या रहा है। सबसे ज़्यादा पढ़ाई मैंने करी है, मार्क्स कम आ सकते हैं, मैं फेल हूँ, दुनिया पास है, ये हो क्या रहा है। और तब जाने के बाद में जो मेरे 1-2 सीनियर्स थे जिनसे मिमिक्री करते वक्त जो है अच्छी दोस्ती हुई, तब जब उनके पास गया तो उन्होंने बोला कि भैया यूनिवर्सिटी के अंदर अगर तुम पास होना चाहते हो, तुम्हें पढ़ाई करने का मन है, तुम कितनी किताबें चाट जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये समझ जाओ पेपर इसमें से आएगा। और उन्होंने पीछे से निकाले वो नोट्स जो सीनियर्स ने पहले पिछले 10 सालों में बनाए हुए थे, उनमें सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे, सिलेक्टेड आंसर्स थे, और उन्होंने बताया भैया पेपर तुम्हारा इसमें से आएगा, अब तुम पूरी इतनी मोटी किताब चाट कर उस पेपर के लिए तैयारी करो या हमारे नोट्स पढ़ लो। ये यूनिवर्सिटी का तरीका है जब इसमें आप एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो। और फिर मैंने जब दोबारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जब एग्ज़ाम दिया तो मैंने वही किताब छोटी पढ़ी, और फिर हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टॉप किया। तो ये एक चीज़ है जो लोग, पता नहीं आपकी कभी यूनिवर्सिटी लाइफ में ऐसा आपने महसूस किया कि नहीं किया, बट ये मुझे दुनियादारी में जो मैंने बताया डब्बू से हीरो बनने की कहानी है, तो बाहर जाकर पता चला कि भैया दुनिया अलग तरीके से बदलती है और हर दुनिया के नियम अलग हैं। आप जिस जगह पे हो वहाँ के नियम आपको सीखने पड़ेंगे। अगर आप अपने नियमों के हिसाब से सोचोगे कि सिस्टम बदल जाए, ऐसा नहीं होने वाला। तो ये चीज़ थी जो वहाँ से सीखने को मिली। और फिर दिमाग में ये आया कि जब पढ़ाई करने में इतने से ही पेपर आना है और ये पढ़ाई है ही 4 दिन की, तो इसमें इतना पसीना बहाया क्यों जाए। ये मेरा डिसीजन अच्छा था। तो उसके बाद में मैंने पढ़ाई करनी कर दी बंद, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में पास होने के लिए, इनफैक्ट टॉप करने के लिए यही चाहिए, और ये वहाँ पे उपलब्ध था। तो था, और इसको पढ़ने के लिए मात्र 5 से 8 दिन भी बहुत है। जब 5 से 8 दिन करके आप टॉप कर सकते हो तो आप 6 महीने पढ़ाई करोगे क्यों। फिर मैंने उसके बाद में रुक किया अपना, और वो मेरे लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। सीनियर से नोट्स लिए, पेपर आने से 1 हफ्ते पहले पढ़ते थे, अच्छे मार्क्स क्लियर करते थे, पास हो जाते थे। और जो हमने फिर उसके बाद मैंने अपना फोकस शुरू करा वो अपनी ट्रेनिंग पे। ट्रेनिंग किसके लिए? जो मुंबई जाने के लिए, जो मैं सोच रहा था कि 4 साल मुझे पढ़ाई करनी है यूनिवर्सिटी में और उसके बाद में मुझे मुंबई जाना है, उसकी तैयारी के लिए। उसकी तैयारी के लिए क्या तैयारी करनी थी? पहली बात, आपका स्टेमिना बिल्ड होना चाहिए। उस समय पे जब मैं फेस्ट के अंदर डांस प्रिपरेशन करता था, आप देखिए 5 से 7 मिनट तक, उसमें भी बताऊंगा क्या डाइल्यूशन होते थे और हमने उसमें क्या चेंज करे थे, शायद अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा। और फिर मैंने सुबह शाम की दौड़, जिम, एक्सरसाइज, ये सब शुरू करे। अपनी डाइट के ऊपर ध्यान देना शुरू करा, और स्पोर्ट्स के ऊपर ध्यान देना शुरू हुआ। अलग अलग तरीके के खेल जो है उनके ऊपर ध्यान देना शुरू करा। अपनी डांस प्रैक्टिस जो है उसको और ज़्यादा निखारने की कोशिश करी। मूवीज़ जब देखी तो इस तरीके से देखी कि इसमें से कोई एक्टर अगर कर रहा है तो मिमिक्री एक अलग पार्ट है, लेकिन वो उस चीज़ के एक्टिंग को समझ पाऊँ, उस चीज़ को समझा। मेरा लक्ष्य ये था कि 4 साल के बाद में हो सकता है NSD जाना पड़े, हो सकता है आपको फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट है, शायद पूना में है, शायद उस समय पे मैंने जब पढ़ा था, तो वहाँ जाना पड़े। तो आपको उसके हिसाब से जो है खुद को तैयार करना है। तो 4 साल की तैयारी जो थी वो मेरे फर्स्ट ईयर में शुरू हो गई। तो आज की इस एपिसोड में मैंने आपको बताया कि जो संघ है उससे मेरा जुड़ाव किस तरीके से हुआ। आगे कहानियों में और ज़्यादा दिलचस्प आएंगे। संघ की महत्वपूर्ण भूमिका मेरे जीवन के अंदर जो है निर्माण में और बदलाव में रही है।
और आज की इस वीडियो में मैंने जाना कि किस तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस के कारण मुझे एक बहुत बड़ा जीवन का लेसन सीखने को मिला। किस तरीके से आपने समझा कि सिस्टम को समझना और सिस्टम के अनुरूप काम करना, ये चीज़ जो है हमने सीखने को मिली अपने जीवन में। और साथ में आपने समझा कि फेस्ट के अंदर जो हमने पहली बात जो हीरोइक लेवल जो है वो जो हमने पाया, वो किस तरीके से पाया। तो ये मेरे फर्स्ट ईयर की मुख्य रूप से कहानी रही जो यूनिवर्सिटी के अंदर रही। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कमेंट में बताइएगा, अच्छा लगेगा पढ़कर तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा आपसे एक्सपीरियंसेस शेयर करना। भारत वंदे मातरम।